Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome you back in our rapid revision जहाँ हम फटाफट रिवाइज कर रहे हैं हमारी सीए इंटर का कॉस्टिंग. So guys, here we are into our next lecture where we are going to revise two chapters because the first one is very small, very cute and you can say very scoring. That is your unit costing and you can say batch costing. The second one which you are going to see all together with this, which goes in conjunction with this, which is your job costing. So आज हम ये दो सेशन करेंगे, बट सेशन चालू होने के पहले मैं फटाक से बता दूं आपको, बहुत बच्चे मुझे नोट्स के लिए कुछ पूछ रहे हैं, तो नोट्स यू कैन गेट ऑन दिस टेलीग्राम. प्लस उसके बाद आपके May 27 के लिए मेरा क्या क्या सपोर्ट रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं. सी एवरी 10, 20, 30 आई एम हैविंग अ डाउट सेशन विच इज ओपन फॉर यू ऑन जूम. आप बिंदास उसमें आ सकते हो, एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू. ओके, उसके बाद अराउंड 15th और 20th ऑफ अगस्त मैं दोस्तों आपके लेके आने वाला हूं टॉप 100 क्वेश्चन. बिकॉज सी हम जो यहां पे प्रैक्टिस करें ना दोस्तों, यहां पे वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एट ऑल. बिकॉज मेरा इंटेंशन ये लेक्चर को सिर्फ एक ही कि आप फटाफट सुन के सारे कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लो और नोट्स इतनी अच्छी दूं कि आपका लास्ट डे रिवीजन यहां पे से हो जाए. नाउ फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करेंगे, कैसे कर पाएंगे? तो दिस इज द सीरीज फॉर यू व्हेन वी आर गोइंग टू हैव अ एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ 100 क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू कवर मोर देन 80% तो बोल रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट 90-95% आपका कंसेप्ट यहां पे कवर हो जाएंगे. और यहां पे हम एक अलग तरीके का रिवीजन भी करेंगे. सो वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू डू क्वेश्चन, हम कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन रिवाइज करते करते आगे बढ़ेंगे. सो ये आपका आ जाएगा अराउंड आपको 15 या 20 अगस्त तक मिल जाएगा दोस्तों. ओके, आप मुझे बताओ ये आपको लाइव चाहिए या मैं रिकॉर्डेड दे दूं या ये लाइव प्रीमियर कर लूं. व्हाटएवर यू से विल गो अकॉर्डिंग टू दैट. द नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू हैव टॉप 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के 2 दिन पहले. जो आपका पिछला पेपर जब खत्म होता है टैक्स का, उसके बाद उसी दिन शाम में 4.5 घंटे के अंदर मैं उन्हीं 100 क्वेश्चन से हमारे अगले टॉप 50 क्वेश्चन लेके आता हूं दोस्तों, विच आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विच कवर्स मोर देन 70% ऑफ कंसेप्ट. ओके, और मैं बता दूं पिछली बार हमारे इसमें से लगभग 80% का पेपर आया था. कंसेप्ट 80% कंसेप्ट वैसे क्या वैसे टेस्ट हुए थे इन आर May 26 एग्जामिनेशन. सो उसी तरीके से, वो शिद्दत से मैं आपके सारे पिछले पेपर, स्टडी मटेरियल, सब कुछ, मॉक टेस्ट, आरटीबी, सब कुछ एनालाइज करके ये दोनों मैं बहुत मेहनत करता हूं जिससे आपको भी कम मेहनत में अच्छा स्कोर ला पाए, लेकिन सॉल्व सब आपको करके जाना है. ओके, नथिंग हैज टू बी लेफ्ट आउट ऑप्शन. नाउ विदाउट एनी वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज रिवीजन ऑफ यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग. हमें 2 चैप्टर आज के रिवाइज करने हैं. पहला चैप्टर बड़ा सिंपल है, यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग. नाउ सी, Once cost are collected element wise, एक बार आपको कॉस्ट पता चल गई कि कितनी मटेरियल की है, कितनी लेबर की है और कितनी ओवरहेड की है. We need a method to present that cost to management use. Industries fall into 2 broad buckets. अब क्या करते हैं, अभी जैसे हमें हर एक चीजों की इंडिविजुअल कॉस्ट पता चल गई दोस्तों, अब ये कॉस्ट पता चलने के बाद हमें कुछ चाहिए जिससे हम ये कॉस्ट सही से हमारे प्रोडक्ट्स को दे पाए. ओके, सो नाउ हियर फर्स्ट ऑल जॉब टाइप इंडस्ट्री जो यूनिक है अपने आप में, जो कस्टमर स्पेसिफिक ऑर्डर से चलता है, मतलब कस्टमर जो बोलता है वैसा बनता है. तो जॉब में वैसा ही होता है दोस्तों. वी आर गोइंग टू सी दैट मोर इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर. हर एक यूनिट जनरली आपका अलग होता है. ओके, एवरी यूनिट इज स्पेसिफिक, डिफरेंट एंड मे बी डिफरेंट, कुड बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूनिट. बैच में हर बैच जनरली अलग होती है. ओके, यूनिट अलग नहीं होता है पर एक बैच होती है. एक बैच में जो भी यूनिट्स बनेंगे वो अलग होते हैं. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट अलग तरीके से लिया जाता है, जैसे रोड का कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट या फिर फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्ट, इंटीरियर डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट. तो ये जो है ना, ये हर एक यहाँ पे यूनिट आपका अपने आप में अलग रहेगा पिछले यूनिट से बोल दो या बैच से बोल दो या कॉन्ट्रैक्ट से बोल दो. नाउ बट दूसरा होता है कंटिन्यू, जहां पे सारा चीज मास प्रोडक्शन में बनता रहेगा. भैया एक बार सारी चीज सेटअप कर दी, बस उसमें 1000, 10,000, 15, 20,000 यूनिट निकलते रहेंगे. वहां पे यूनिट्स अलग अलग नहीं बनेंगे. फॉर एग्जांपल, ये मोबाइल जहां पे जो असेंबली यूनिट में बना, ये मोबाइल हर जगह वैसे सेम ही बनता रहेगा. एक बार जो चीजें बन गई वो हमेशा सेम ही बनता रहेगा. ओके, छोटी मोटी चीजें चेंज होगी पर बाकी मैक्सिमम चीजें सेम रहेगी उसके अंदर. सो दैट्स वेयर अप्लाइड इज प्रोसेस कॉस्टिंग यूनिट और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जहां पे वो सेम चीज बन रहा है. तो ये प्रोसेस वगैरह जो ये हम कल देखने वाले हैं. आज हम देखेंगे हमारा यूनिट और हमारा जॉब कॉस्टिंग. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट. I still loves you asking you identify which costing method fits given industry. तो आपको कभी पूछा था कि भैया ये इंडस्ट्री, आप बताओ कौन सी मेथड जाएगी उसको, जॉब कॉस्टिंग जाएगी या हमारी यूनिट कॉस्टिंग जाएगी या कंटिन्यूअस मास प्रोडक्शन वाली कॉस्टिंग जाएगी. आपको सही से आइडेंटिफाई करना रहेगा. तो समझ रहा ना, एक तरीके का प्रोडक्ट है तो यू कैन गो फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग. अलग अलग प्रोडक्ट है, जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग. अगर बैच में बनता है तो बैच कॉस्टिंग, यूनिट वाइज बनता है तो यूनिट जॉब कॉस्टिंग बन सकता है आपका. नाउ फर्स्ट लेट्स गो फॉर यूनिट कॉस्टिंग. यूनिट कॉस्टिंग इज अ सिंगल यूनिट कॉस्टिंग. यहां पे हम पर यूनिट कॉस्टिंग करते हैं. Okay, method used where output is identical and each unit needs identical cost.
कॉस्ट आर कलेक्टेड एलिमेंट वाइज एंड डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। एकदम सिंपल है, यहाँ पे हर यूनिट आपका सेम बन रहा है। ओके, एवरी यूनिट इज सेम टू सेम। फॉर एग्जांपल मेरी समझो ये टम्बलर की फैक्ट्री है, जहां पे मेरा हर एक यूनिट टम्बलर सेम बनता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल करेंगे सर, सारे कॉस्ट को ऐड कर देंगे। देखो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो हमारा काम खत्म है, वो तो हमें पता है वो डायरेक्ट होता है। उसके बाद में जो भी आपके सारे कॉस्ट होते हैं इन सबको हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, बात खत्म। तो इस टम्बलर की फैक्ट्री के बाहर जितने भी वॉचमैन होंगे, जितना भी रेंट होगा, जितने भी ओवरहेड्स होंगे, सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो, बात खत्म। क्योंकि अब एक ही यूनिट बनता है तो टेंशन ही नहीं है मुझे कुछ भी, राइट। वेयर आई सेड दिस प्रैक्टिकल कॉस्ट शीट, आपको भी कभी कभी प्रैक्टिकल कॉस्ट शीट दे देते हैं, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट को वेरी करना है, फिक्स कॉस्ट को फिक्स रहने देना है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आपको स्प्लिट करना है आपके वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में। वेरिएबल वेरी होगा, फिक्स्ड सेम रहेगा। कैसे फिक्स करेंगे, कैसे हम डिवाइड करेंगे गाइस, बाय हाइलो मेथड। अपन अभी 2-3 चैप्टर पहले ये देखा हुआ हाइलो मेथड। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कॉस्ट पर यूनिट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल गाइस, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, बात खत्म। पूरे कॉस्ट का प्रोडक्शन लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करो, काम खत्म हो गया। Okay, everyone. Now, mini example. See, our total cost for the month is 10,44,800. Number of unit is 10,000. तो simple 10,44,800 divided by 10,000 आ गया मेरा per unit cost. एकदम सिंपल है यूनिट कॉस्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो जितनी भी कॉस्ट ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो, बात खत्म। Students often forget that office overheads are usually a percentage of works cost. तो अगर आपको ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है तो उसको परसेंटेज लेना वर्क्स कॉस्ट में, और व्हाट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। एंड सेलिंग ओवरहेड दिया है, दे आर यूजुअली चार्ज पर यूनिट ऑफ सोल्ड, नॉट यूनिट प्रोड्यूस। ये कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। क्या करते पता है क्या, वो आपको ना सेल्स ओवरहेड देते हैं पर यूनिट। हम जो जोश में क्या करते हैं, हमने जितने यूनिट प्रोड्यूस किया उसके ऊपर सेलिंग ओवरहेड लगा देते हैं। तो नहीं, आपका सेलिंग ओवरहेड सिर्फ सेल्स यूनिट पे लगेगा, क्योंकि वो सेलिंग ओवरहेड है ना। तो सेलिंग ओवरहेड उसको लगाओ जो सेल हुआ है, जो नहीं सेल हुआ उसको क्यों आप लगा रहे हो जबरदस्ती। सो इवन दो आई प्रोड्यूस 10,000 बट इफ आई हैव सोल्ड ओनली 8,000, सेलिंग ओवरहेड मेरा सिर्फ 8,000 पे लगेगा। दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर वेरी स्पेसिफिकली। ओके, ये एग्जाम के प्रेशर में आपको गड़बड़ नहीं करना दोस्तों। गोइंग फॉरवर्ड, अब जब भी आपको सेमी वेरिएबल क्वेश्चन दिया है तो उसको बाइफरकेट कर दो हाइलो मेथड से, राइट। फैक्ट्री ऑफिस ओवरहेड ऑफन गिवन एज सेमी वेरिएबल, तो उसको आप बाइफरकेट कर दो बाय यूजिंग हाइलो मेथड। कैसे करोगे आप, सिंपल है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ देखो, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी और आउटपुट। अब ये वेरिएबल कॉस्ट जो आएगा उसको टोटल कॉस्ट में डाल देना, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये पर यूनिट आएगा ऊपर, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। इस तरीके से आपको आपकी सॉरी फिक्स कॉस्ट, माय टोटल कॉस्ट इज इक्वल, वो भी सही था, प्लस करना था सिर्फ, माय फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आपके सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बांट दोगे। क्यों बांट रहे सर हम, ताकि हम सही से एस्टिमेट कर पाए हमें कितना लगने वाला है। जैसे एग्जांपल में आपको दिया है, देखो अभी वीक 1 दे हैव सेड 200 यूनिट्स फॉर 31,000 ओवरहेड। एंड रिमेंबर, कभी कभी आपको खुद से आइडेंटिफाई करना रहेगा कॉस्ट वेरिएबल है क्या फिक्स्ड है। देखो अगर कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट है, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट। और अभी आपको कभी कोई दूसरी कॉस्ट दी तो आपको चेक करना गाइस कि क्या वो कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज हो रही है और टोटल कॉस्ट भी चेंज हो रही है। इफ बोथ आर चेंजिंग देन दैट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यू कैन रिमेंबर विद दिस सिंपल बॉक्स जो मैं आपको हमेशा क्लास में भी लिखा के देता हूं बच्चों। सी योर what do we say, yeah, if your per unit cost and total cost, if your per unit cost is changing and total cost is also changing, this is semi variable cost. Per unit cost is changing, total cost is same, this is fixed cost. My per unit cost is same, total cost is changing, this is variable cost. Okay, you can remember in this simple way or simple table. तो अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया है, इसको हम बाइफरकेट कर देंगे फिक्स्ड और वेरिएबल में बाय यूजिंग हाइलो मेथड। आई गिव यू वन एग्जांपल हियर, सी। सो वीक 1 योर यूनिट्स वर 200 यूनिट्स एंड योर ओवरहेड्स वर 31,000. Week 2 my units were 1,600 and overheads were 33,000. So my variable cost will come what guys? Change in cost divided by change in units, 33,000 minus 31,000. I've taken small example for your conceptual clarity. 1,600 minus 200. My variable cost unit is per 5 per unit. My fixed cost is equal to, इनमें से कोई भी एक में लूंगा, से 33,000 लिया है, 33,000 total cost minus variable cost into number of units.
So my fixed cost comes to say 25,000. Let me do it once. Yes. ओके अब देखो मेरे पास ये भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट भी है। अगर मुझे उन्होंने बताया कि मैंने 2000 यूनिट से बनाया है तो मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा मेरा कितना कॉस्ट आएगा। तो आई कैन वेरी क्लियरली डू 2000 के लिए 25,000 माय फिक्स कॉस्ट एंड माय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, तो दैट इज माय 10,000। सो माय टोटल कॉस्ट वुड बी 35,000। दिस इज व्हाट आई विल टेक फॉर द कंसिडरेशन ऑफ यूनिट कॉस्टिंग। ओके, व्हेनेवर कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट कांस्टेंट अक्रॉस एक्टिविटी लेवल्स, सेमी वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई हाइलो मेथड। कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट नहीं है, टोटल कॉस्ट भी कांस्टेंट नहीं है आपका, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, चुपचाप आप हाइलो मेथड अप्लाई करो और दोनों कॉस्ट को अलग अलग कर दो। सो यूनिट कॉस्ट इज वेरी सिंपल, टोटल कॉस्ट को लो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। देन कम्स योर बैच कॉस्ट। अब बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, हम एक एक बैचेस में यूनिट्स बनाते हैं, एक एक बैच में बनाते हैं। एक बैच में 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, 5000 यूनिट, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इट इज एंड व्हाट डिमांड इट इज देयर। ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सी A form of specific order costing where identical articles are manufactured in a batches। तो एक बैच में सेम आर्टिकल बनेंगे। तो फॉर एग्जांपल समझो मैं ये टम्बलर बना रहा हूं, तो एक बैच में 1000 यूनिट सेम टू सेम बनेगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, बैच का कॉस्ट निकालेंगे। सिंपल, जैसे पिछली बार अपने टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किया था, इस बार क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट फॉर अ बैच निकालेंगे। अभी जो भी आपका टोटल कॉस्ट फॉर बैच आया, इससे नंबर ऑफ यूनिट्स इन बैच डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट योर फाइनल कॉस्ट पर यूनिट। सिंपल। सी मटेरियल कॉस्ट पर बैच कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द मटेरियल रिक्वेजिशन नोट कितना गया है। लेबर कॉस्ट पर बैच कैलकुलेट करेंगे, टाइम स्पेंड इनटू रेट। सारा कॉस्टिंग पर बैच में होगा क्योंकि बैच एक यहाँ पे कॉस्ट यूनिट बन गया है। पिछली बार सिंगल यूनिट वाज अ कॉस्ट यूनिट, दिस टाइम अ बैच इज द कॉस्ट यूनिट। ओवरहेड देखेंगे हम एब्जॉर्ब सुटेबल बेसिस पे, जो भी दिया हुआ है टोटल कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो सारा कॉस्टिंग बैच से किया। एंड देन कॉस्ट पर यूनिट इज कॉस्ट पर टोटल बैच डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ बैच। Mini example, see now here, a batch of 50 muffins is there. So material 500, wages 50, oven setup 150 and overhead is 20% of wages. So 20% of wages मतलब 50 into 20%. So that comes to 10. तो हम क्या करेंगे, पहले बैच का टोटल कॉस्ट करेंगे और अब आपको बोला है एड 10% फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड व्हिच कम्स टू 71। सो बैच का टोटल कॉस्ट आया 710, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मिला के आया 71, टोटल कॉस्ट कम टू 781। वेरी सिंपल। अब अगर उन्होंने हमें बोला है कि कॉस्ट पर बैच दो, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, हम कितने यूनिट बना रहे एक बैच के अंदर, 50 मफिन्स। तो दिस कम्स टू कॉस्ट पर बैच कम्स टू 15.62। कभी कभी आपको बोलेगा सेलिंग प्राइस निकालो। अब प्लीज एक चीज याद रखना, सेलिंग प्राइस में आपको जब कभी भी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने बोला होगा, चेक कि सेलिंग प्राइस में आपका जो प्रॉफिट आपको बोला है वो कैसे कैलकुलेट करना है। द इंफॉर्मेशन फॉर द सेम विल बी गिवन टू इन क्वेश्चन कि आपको प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। सो अ वेरी सिंपल मेजर विच यू कैन हैव यूज, क्योंकि बहुत सी बार हमारे पास कॉस्ट होता है, बहुत कभी कभी हमारे पास सेलिंग प्राइस होता है और हमें प्रॉफिट ढूंढना होता है। तो देखो अगर क्वेश्चन में बोला है आपको दैट कि आपका प्रॉफिट कॉस्ट का 1/2 है, तो ये सेल्स का 1/3 हो जाएगा। वेरी सिंपल, एक नीचे रेशियो में ऐड कर देना। को प्रॉफिट बोला आपका कॉस्ट का 1/3 है तो सेल्स का 1/4 हो जाएगा। प्रॉफिट बोला है कॉस्ट का 1/4 है तो सेल्स का 1/5 हो जाएगा। प्रॉफिट बोला है कॉस्ट का 1/5 है तो सेल्स का 1/6 हो जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर मेरे पास कॉस्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो मैं कॉस्ट वाला, और कॉस्ट का डेटा है तो नो प्रॉब्लम, पर कॉस्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और डेटा सेल का दिया है तो हम कॉस्ट के डेटा पे लेंगे। ओके अगर सेल्स के ऊपर आपको बोला है कि सेल्स के ऊपर 1/4 प्रॉफिट है और सेल्स का डेटा अवेलेबल है तो नो प्रॉब्लम, पर सेल्स के ऊपर 1/4 प्रॉफिट बोला है और डेटा कॉस्ट का दिया है तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां पर आ जाएंगे और 1/3 ऑफ कॉस्ट ले लेंगे। तो सिंपल, जो भी क्वेश्चन में दिया, इफ इट इज सेल्स डेटा गिवन एंड सेल्स का ही परसेंटेज है तो टेंशन नहीं है। कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है, कॉस्ट का ही परसेंटेज है तो टेंशन नहीं है, पर कॉस्ट का डेटा दिया और सेल का परसेंटेज है तो हम कन्वर्ट करेंगे। सेल्स का डेटा दिया और कॉस्ट का परसेंटेज है, हम कन्वर्ट करेंगे। अरे गेटिंग इट? कन्वर्ट कैसे करेंगे? सिंपल, 1/2 है कॉस्ट का तो 1/3 सेल्स का, 1/3 सेल्स कॉस्ट का तो 1/4 सेल्स का, एंड सो ऑन। ओके सो हियर इट वाज सेड 25% ऑफ सेल्स। अब अंडरस्टैंड, हमारे पास तो कॉस्ट है विच इज 15.62, कॉस्ट का डेटा हमारे पास, बट हमें प्रॉफिट जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है वो दिया है सेल्स का। 25% मतलब कितना, 1/4 ऑफ सेल्स, डेटा कॉस्ट का पर प्रॉफिट परसेंटेज सेल्स का। तो हम क्या करेंगे, इसको भी कॉस्ट का लेंगे विच इज 1/3। सो माय प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 15.62 का 1/3। 1/4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि सेल्स का डेटा नहीं था हमारे पास, विच कम्स टू 5.206।
So my selling price becomes 20.82 और राउंड ऑफ कर दूं तो 20.83. See, matches. Are you getting it, everyone? Very simple. We do a lot of exercise of this in class. ये आगे और वापस काम आएगा, वापस मैं आपको बताऊंगा तब. सेटअप कॉस्ट इज अ वन टाइम कॉस्ट पर बैच. इट डज नॉट चेंज इफ बैच साइज चेंजेस. अब कुछ कुछ कॉस्ट होती है, जब आप टोटल कॉस्ट बैच के कैलकुलेट करोगे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ कुछ कॉस्ट बैच वाइज देंगे. तो जो बैच स्पेसिफिक कॉस्ट है जो एक ही बार लेंगे. अब सेटअप तो मैं एक ही बार करूंगा ना, टम्बलर का जो भी सेटअप बनाना है तो वो आप एक ही बार लेना, चाहे बैच में 1000 यूनिट बने या 10,000 यूनिट बने. अनलाइक मटेरियल कॉस्ट जो पर यूनिट, तो डायरेक्ट कॉस्ट तो वेरी होगा, पर जो ऐसा बैच रिलेटेड कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट, ओके, ये सारा आपका वन टाइम ही लेना आपको, फिर यूनिट बैच में कितने भी बनो. So that's your two simple approaches. One is unit costing, जिसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, टोटल कॉस्ट ले लेते हैं और टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. बैच कॉस्टिंग में पहले बैच का पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जो भी बैच का लगने वाला है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ बैच. इट विल गिव यू अगेन कॉस्ट पर यूनिट. देन कभी कभी आपको जस्ट लाइक एन ईओक्यू कंसेप्ट जो हमने मटेरियल के अंदर देखा था. ईओक्यू हमें क्या बोलता है, याद है आ रहा है क्या आपको दोस्तों? ईओक्यू हमें बोलता है ऐसी कॉस्ट, ईओक्यू हमें ऐसी कॉस्ट बताता है दोस्तों जहां पे हमारा कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट, देयरफॉर माय टोटल कॉस्ट इज मिनिमम. क्योंकि ये कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट में कंटिन्यूस झगड़ा चलता रहता है. तो ईओक्यू हमें ऐसी क्वांटिटी बताता है ऑर्डर करने की जहां पे आपका ये कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट आर सेम थिंग, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर इक्वल. ऐसी जगह हमें बताता है ईओक्यू हमें. राइट एवरीवन? नाउ ये सेम कंसेप्ट हमारा ईबीक्यू में भी अप्लाई होता है. व्हाट इज ईबीक्यू? जस्ट लाइक दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जहां पे आपकी टोटल कॉस्ट कम आएगी. वैसे ईबीक्यू इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, हमने एक बैच में कितने यूनिट बनानी चाहिए. क्योंकि यहां पे भी दो कॉस्ट में झगड़ा होता है. कौन से कॉस्ट में झगड़ा होता है पता है आपको? सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट. तो सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट इज जस्ट लाइक अबव वही है, और यहां पे ऑर्डरिंग की जगह क्या रहेगा आपका? सेटअप कॉस्ट रहेगा. क्योंकि सिंपल, बैच में यूनिट बढ़ाओगे सेटअप कॉस्ट कम लगेगा, मतलब नंबर ऑफ बैचेस बढ़ाओगे सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगा, पर कैरिंग कॉस्ट कम लगेगा, संभालना कम इन्वेंटरी को पड़ेगा. सो इन दोनों में झगड़ा है. तो इन दोनों का झगड़ा सॉल्व वापस कौन करेगा? ईबीक्यू. जैसे ईओक्यू ने सॉल्व किया था √2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपने किया था. सिमिलरली यहां पे क्या सॉल्व करेगा? ईबीक्यू. फॉर्मूला रिमेन सेम, सिर्फ हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह यहां पे क्या आएगा गाइस? सेटअप कॉस्ट डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. सेम टू सेम फॉर्मूला, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट की हम ऑर्डर नहीं करने वाले. यहां पे हम क्या करेंगे? हमारे बैच में यूनिट्स बनाएंगे. तो हम यहां पे क्या लेंगे दोस्तों? हम यहां पे बैच वाइज हमारा नंबर सेटअप कॉस्ट लेंगे. तो दिस विल आल्सो टोटल कॉस्ट विल ब्रिंग टोटल कॉस्ट टू द मिनिमम. सी हियर, बैच साइज में टोटल सेटअप कॉस्ट प्लस कैरिंग होल्डिंग कॉस्ट इज मिनिमम. ये हमारा ईबीक्यू रहेगा. गारंटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत से बार यहां पर आता है ईबीक्यू में, क्यों बच्चा ईओक्यू करता है और ईबीक्यू में कंफ्यूजन हो जाता है. लार्ज बैच बढ़ाई तो सेटअप कॉस्ट कम होगा, लेकिन इन्वेंटरी कॉस्ट बढ़ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट. बैच कम की तो उल्टा हो जाएगा, हमारा सेटअप कॉस्ट कम रहेगा लेकिन इन्वेंटरी कॉस्ट कम हो जाएगा, अब पर हमारा सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगा बैच कम किया तो. सो सी दिस इज द फॉर्मूला, √2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू सेटअप कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट. एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ गाइस, फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करो. चलो एवरीवन, हाँ, बहुत सी बार यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या करते पता है? कंफ्यूजन करने के लिए वीकली डिमांड देते हैं, मंथली डिमांड देते हैं. इसको आप एनुअल डिमांड करना मत भूलना. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू. सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है 60 पर बैच, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया 20 और जिसका कैरिंग कॉस्ट आपका 10%. सो कैरिंग कॉस्ट इज 2 पर यूनिट. सो माय ईबीक्यू कम्स टू गाइस √2 हमेशा रहेगा इंटू एनुअल डिमांड 6000 यूनिट्स इंटू सेटअप कॉस्ट 60 पर बैच डिवाइड बाय 2. सो एवरी बैच, इन एवरी बैच हाउ मच यूनिट गाइस आई शुड प्रोड्यूस? आई शुड प्रोड्यूस 600 यूनिट्स, जिससे क्या होगा? मेरा टोटल बैच का कॉस्ट कम रहेगा और मेरा सेटअप कॉस्ट विल बी इक्वल टू माय carrying cost. Are you all clear everyone? Getting this? See what exam tip I have given you, जो मैंने आपको अभी जस्ट बोला, और क्या कॉमन मिस्टेक होती है आपसे वो भी मैंने आपको जस्ट बोला. Read this both point ones everyone. Everyone clear? रिलेटेड कंपटीशन आईसीआई आस्क्स अलोंगसाइड ईबीक्यू नंबर ऑफ ऑप्टिमम रन्स. आपको कभी कभी ऑप्टिमम रन बोलते हैं, तो कितना हमने रन, कितने रन होगी हमारे, कितने बैचेस बनेंगे हमारे? तो एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईबीक्यू जो आपने अभी ढूंढा है. कभी कभी आपको पूछता है इंटरवल बिटवीन 2 रन्स, वेरी इंपॉर्टेंट दिस आल्सो. सी मैंने सारी चीज एनालाइज करके लाई यहाँ पे, जो आपको इंस्टीट्यूट पूछ सकता है. तो इंटरवल बिटवीन 2 रन्स इज, ये जो भी आपका ऑप्टिमल रन आया 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रन्स.
मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज ऑलवेज इन एवरेज इन्वेंट्री विच इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, बट यहाँ पे क्लोजिंग कुछ नहीं है, सो ईबीक्यू डिवाइड बाय 2 कर दो डायरेक्ट। इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट करना आप, तो आपका मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आएगा, मतलब जो हमारी एवरेज इन्वेंट्री रहेगी इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, दैट वुड बी योर मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। तो देखो क्या अभी हमारे ऊपर के एग्जांपल में क्या आएगा गाइस, 600 इज आवर ईबीक्यू अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 2 क्यू एवरेज करने का 2 और 2 हमारी यहां पर होल्डिंग कॉस्ट भी इसलिए, सो माय मिनिमम कैरिंग कॉस्ट विल बी ऑलवेज $600 और रुपीज इन दिस केस। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ नॉन ऑप्टिमम रन साइज, अब आपका अगर अगर आप कुछ दूसरे मन से दूसरा कुछ रन करते हो तो उसका टोटल कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट योर सेटअप कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, इसमें माइनस करो आपका ईबीक्यू के टाइम सेटअप कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। सो दिस विल गिव एन आंसर कि आपका कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है अगर आप ईबीक्यू को फॉलो नहीं कर रहे हो तो। So these are certain things which questions are been asked to you in exams. So please go through it. हम एक टॉप 100 में क्वेश्चन लेंगे जहां पे ये भी हम अच्छी से पूरा क्लियर कर देंगे। Now going towards the next part guys, comparison table, जॉब कॉस्टिंग वर्सेस बैच कॉस्टिंग। नाउ एडिशन, अगर मैं जॉब कॉस्टिंग के बारे में बात करूं और बैच कॉस्टिंग में, सी बैच कॉस्टिंग में देयर इज होमोजेनियस प्रोडक्ट इन ईच बैच। जॉब में देयर आर ऑल प्रोडक्ट आर सेपरेट, अलग कुछ तो भी आइटम बना रहे हो हम अलग ही। यहाँ पे इंडिविजुअल जॉब विल बी ए सिंगल यूनिट, यहाँ पे एंटायर बैच इज ए सिंगल यूनिट and each job is unique. Batches are identical. Okay, that's very small, simple differences. Go through with this once, everyone. Everyone clear? Next, see, अगर आपको यूनिट कॉस्ट पूछा क्वेश्चन में तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे। फर्स्ट, लिस्ट ऑल प्राइम कॉस्ट सब ऐड कर दो, फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह जो हमारे पूरे बैच के हिसाब से वो लगा दो, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है जो जनरली आपको वर्क्स कॉस्ट का परसेंटेज दिया जाता है, तो आप वो वर्क्स कॉस्ट के परसेंटेज पे ले लो, जो भी ऊपर आया ना इसके परसेंटेज में रहेगा तो वो आप ले लो। यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आप ऐड कर दोगे सिर्फ सेल्स यूनिट के लिए, यू विल गेट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड प्रॉफिट फिगर एज व्हाटएवर गिवन इन परसेंटेज, यू विल गेट योर सेल्स वैल्यू। तो ये टिपिकल फ्लो रहेगा आपके यूनिट कॉस्टिंग का। बैच कॉस्टिंग में क्या रहेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट करो विच इज टोटल नंबर ऑफ यूनिट डिवाइड बाय बैच साइज, कितना हमें टोटल यूनिट बनाना डिवाइड बाय हर बैच में कितना बनाना, आपको बैच नंबर पता चल जाएगा। कंप्यूट कॉस्ट पर बैच, मटेरियल लेबर सेटअप वगैरह सब ऐड करके हर एक बैच का कॉस्ट आप कैलकुलेट करो। एड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो भी दिया हुआ है, एड प्रॉफिट मार्जिन, देयर विल सेलिंग प्राइस पर बैच एंड डिवाइड दिस बाय नंबर ऑफ यूनिट्स टू गेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। वैसे ही ईबीक्यू का क्वेश्चन होगा तो अभी अपने जैसे क्या वैसे ही आप ईबीक्यू करोगे। तो दिस इज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर, प्लस अगर कहा कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये आपके लिए बड़ा स्कोरिंग क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में तो पहली बात कुछ नहीं छोड़ना है, और ऐसे जो चैप्टर्स है जो एकदम सिंपल है और जो फॉर्मेट बेस्ड पहले के थे, जैसे हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग था राइट, और हमारा कॉस्ट शीट था, ये 4 5 6 7 चैप्टर जो छोटे छोटे है ना, बट ये छोटे छोटे चैप्टर भी आपको एग्जाम में 30-40 मार्क्स आराम से लाके देते हैं। तो इनको भी हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होता है ना, हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजट के पास ही हमारा इतना ध्यान रहता है कि इनके ऊपर हम ध्यान कम दे पाते, लेकिन ये छोटे चैप्टर आपको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स दे देते हैं, ये ध्यान रखना आप। Okay, so that's it. Here we'll stop for your unit and batch costing. At the same time, we'll start for your job costing, guys. Now, because it's hardly 20-25 minutes, so let's start with the job costing as well, which is आपके कंपैरिजन में आप साथ में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। Now see, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपकी हर एक स्पेसिफिक ऑर्डर अपने आप में अलग होती है, हर कस्टमर अपने आप में कुछ अलग चीजें आपसे मांगता है, तो हर कस्टमर का अपना अपना अलग कॉस्ट शीट बनेगा। कैसा कॉस्ट शीट बनेगा, जो जो उसने लिया है, जो जो उसने मांगा है वो आप ऐड कर दो। आपने कभी सुना है जैसे रोल्स रॉयस कस्टमाइज्ड भी होती है, तो उसमें आपको फ्रिज लगाना तो फ्रिज लगा दो, उसमें आपको अम्ब्रेला रखनी तो अम्ब्रेला रख लो, ऊपर आपको तारे लगाने, तारे वाला वो जो भी आता होगा बेचारों का करोड़ों रुपए का, वो लगाना वो लगा दो। तो रोल्स रॉयस क्या लगता है आपको, सबको सेम प्राइस चार्ज करता है, आपको जो लगाना लगा दो? नहीं, वो हर चीज की आपको अलग से कॉस्ट ऐड करते जाता है। जो जो आप बोलते हो, कलर भी आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे जैसे आप बोलते हो डायमंड कट कलर होते हैं उनके, पता है दे से दैट देयर इज शार्प मिक्सचर ऑफ डायमंड व्हिच इज देयर इन कलर, ताकि वो चमके। तो ऐसा भारी भारी आइटम लगाओगे तो भारी भारी कॉस्ट भी तो लगेगा दोस्तों। तो अब इसके लिए हर कस्टमर का अलग जॉब कॉस्टिंग होगा। दैट्स व्हाट इज हियर। जॉब कॉस्टिंग इज टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। ओके, इट अप्लाइज वेयरएवर प्रोडक्शन इज डन अगेंस्ट अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जॉब और बैच। एक स्पेसिफिक अलग से बना रहे हो आप,
तो उनके लिए हम जॉब कॉस्टिंग करेंगे। मीनिंग सी जॉब कॉस्टिंग इज कॉस्टिंग मेथड यूज्ड वेयर वर्क इज डन इन सेपरेट जॉब्स, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स और सेपरेट बैच। हर चीज, हर बैच अलग अलग। अब फॉर एग्जांपल समझो मुझे हमने हमें हमें विशाल सर ने ऑर्डर दिया है कि सर हमें हमारे हर बच्चों को टम्बलर देना है, जस्ट इमेजिन। ओके, तो अब सर के लिए हमें सर बोल रहे हैं कि हमें यार इतना बड़ा नहीं चाहिए, बच्चा लोग लेके घूम नहीं सकता, थोड़ा इसका 1.2 लीटर 1 लीटर कर दो, थोड़ा छोटा कर दो, ऐसा ही फैंसी चाहिए, हमारा ब्लू कलर चाहिए, 20 मार्क का लोगो चाहिए, और अभी कुछ तो भी अच्छा खासा मोटिवेशन लाइक चाहिए जो पढ़ के बच्चा पढ़ने लग जाए। हाँ, तो अभी सर के लिए हम अलग बैच बनाएंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, हम टोटल कॉस्ट ऐड करेंगे जॉब का, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे और सर को बोल देंगे। Okay, now here, ICAI loves asking, job costing is applicable to industries producing batches to, देखो क्या यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, आपको लगता है नहीं ना ये जॉब कॉस्टिंग अलग चैप्टर है, बैच कॉस्टिंग अलग चैप्टर, दोनों को कहां मिला रहे हो सर? वेट, बैच प्रोडक्शन सेम कैरेक्टर है जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन, ओनली डिफरेंस इन साइज। देखो बैच में भी हम सेम काम करते हैं, लेकिन जॉब में क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट बनाते, बैच में हम मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते एक ही टाइप के। इंडस्ट्रीज एग्जांपल प्रिंटिंग, फर्नीचर, हार्डवेयर, शिप बिल्डिंग, हेवी मशीनरी। तो अभी जैसे प्रिंटिंग है, तो प्रिंटिंग का भी अभी पैम्पलेट हमने बनाया, तो सेम पैम्पलेट 1000 का बना दिया, हर पैम्पलेट सेम थोड़ी रहेगा, अलग अलग रहेगा, पर 1000 का एक बार में बना दिया। सो बैच कम्स विद जॉब हियर। ओके, एग्जाम टिप, थियरी क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे आ सकता है, डिस्क्राइब जॉब कॉस्टिंग विद एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज, ये कभी कभी आपको आ जाता है, सिंपल क्वेश्चन देना रहा तो। Now, let's get into this job costing chapter now. Pay attention everyone. Job costing is regarded as principle-based method of costing because its 3 objectives are there. Analyze the ascertainment cost of each unit. हर एक यूनिट का अलग से कॉस्ट एनालाइज करो और असर्टेन करो, देखो उसने क्या यूज किया है और उसका टोटल करो। कंट्रोल एंड रेगुलेट देम एंड डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी, और सबका अपना अपना अलग में प्रॉफिटेबिलिटी आएगा। असर्टेन करो, कंट्रोल करो और डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी, ये 3 आपके मेन ऑब्जेक्टिव आपकी जॉब कॉस्टिंग में। पहले तो जॉब को एनालाइज करो, उसकी कॉस्ट असर्टेन करो, कॉस्ट को कंट्रोल करो और वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी लाओ, क्योंकि हर एक जॉब की अपने अलग अलग अपने आप में अलग कॉस्टिंग हो रही है। ओके, नाउ प्रोसेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग, टेंशन हियर 4 स्टेप्स। सबसे पहले आप सबका अलग कॉस्ट शीट बनाओगे, क्यों? क्योंकि हर एक जॉब अपने आप में अलग है। सबका जो भी मटेरियल इश्यूड है वो लाओ, जो भी एम्प्लॉय उन्होंने यूज किया वो लाओ, जो भी ओवरहेड्स उनको लगाना है, जो भी बेसिस पे लगाना है ऑन द परसेंट ऑफ लेबर, प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट, जो भी वो लो और ऐड करो। तो सबका अपना अपना जॉब शीट अलग बनेगा। इसलिए आप देखो जब कभी भी आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की सर्विसिंग में जाते हो तो आपका पहले वो जॉब शीट बनाते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या क्या है, किसी का कांच फुटा होगा, किसी का टायर फटा होगा, किसी का आगे डेंट आया होगा, किसी का कलर गया होगा, किसी का ऑयलिंग करना होगा, किसी का जो भी करना है, सबका अपना अपना अलग होता है। तो आपकी गाड़ी में क्या क्या करना है उसकी एक जॉब शीट बनती है और वो बेसिस पे फिर आपको वो चार्जेस लगाते हैं। So where is job costing suitable? Job executed in different customer as per their specification. जो कस्टमर अलग है उन्होंने अपने स्पेसिफिकेशन में बोला है वहां पे ये लगाओ। No two orders are alike, सारे ऑर्डर अपने आप में अलग होते हैं जनरली, एंड वर्क इन प्रोग्रेस डिफर, और क्योंकि सारे अलग अलग ऑर्डर है तो उनका WIP भी अलग अलग है। तो ऐसे सब जगह हम जॉब कार्ड हमारा जॉब कॉस्टिंग आएगा। जॉब कार्ड आपको डिटेल देगा कि आपकी जॉब में क्या क्या काम लगा, जैसे मैंने आपको बोला आपका जो जॉब कार्ड आपके 2 व्हीलर में जो जॉब कार्ड बनेगा दोस्तों। Okay, see now here, a job sheet card is document recording quantity of material issued। अब जॉब शीट कार्ड में आएगा सब डिटेल लिखी रहेगी कि भैया इनको हमने क्या क्या मटेरियल दिया, ब्रेक दिया, लाइनर दिया हमें, उसके बाद हमने से उनको कुछ तो भी और टूटा हुआ था, कांच लगाया, हेडलाइट लगाया, बल्ब लगाया, जो कितना आर ने लेबर ने कितना टाइम दिया, एनी अदर एक्सपेंस जो खास आपका हुआ, और शेयर ऑफ ओवरहेड जो भी आपका होगा, इससे आपका जॉब शीट बनेगा। की पॉइंट, ये जॉब इज असिमेट्रिकल फ्रॉम अदर, क्योंकि हर एक जॉब अपने आप में अलग है, सिमेट्रिकल नहीं है, सेम नहीं है, एवरी जॉब इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो देखो ये एक जॉब शीट का एग्जांपल मैंने आपको दिया है, कैसा बन सकता है, देखो डेट क्या क्या चीजें, डिटेल क्या है, मटेरियल कितना है, लेबर कितना, ओवरहेड कितना है, ऐसा आप अलग अलग जो भी आइटम आएगी वो अलग अलग बन के आपके ऐड हो सकते हैं। एक जॉब कॉस्टिंग का पार्ट यहाँ पे देख लेना, कभी कभी आपको वो प्रोफार्मा बनाने दे देते एग्जाम के अंदर, एक जॉब शीट का प्रोफार्मा बना दो, जॉब शीट जो भी आपकी बनेगी। नाउ The most important thing comes here is collection of all the jobs। अभी हम सबसे पहले जब जॉब शीट बना रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जॉब में क्या क्या चीजें यूज हुई है और उनको हम कलेक्ट करके यहां पे लेकर आएंगे। ओके, तो पहले हम मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, कैसे आप मटेरियल कॉस्ट को कलेक्ट करके लेके आओगे। वेरी सिंपल 1 लाइनर पॉइंट आप जस्ट गिवन, एक बार अच्छी से रीड कर लेना ताकि एग्जाम में कहीं पे भी जैसे भी उल्टा पुल्टा कुछ भी दिया हो तो आप अलग से अलाइन कर सको। गोल्डन रूल, डायरेक्ट मटेरियल एंड देयर कॉस्ट मस्ट बी ट्रेस्ड टू आइडेंटिफाई जॉब। अब जो भी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर है वो तो आपको जॉब से पता चल जाएगा क्या लगने वाला है। सी हियर, सेग्रीगेशन डन वाया स्टोर्स रिक्विजिशन फॉर ईच जॉब। अब हम स्टोर वालों को पूछेंगे भैया तुम्हें कितने जॉब ने क्या क्या चीजें मांगी, तो जो जॉब ने जो मांगी वो जॉब को दे दो, वो मटेरियल की चीज का डिटेल्स। प्राइस रिक्विजिशन एंटर्ड इन अ मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट एनालिसिस बुक। अब ये जो जो चीजें उन्होंने स्टोर से मांगी उनका प्राइस उनको लगा दो।
फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट बुक, अब ये जो बुक बन रही है जिसके अंदर हम सब डिटेल लिख रहे हैं, समरी ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर इंडिविजुअल जॉब शीट इन द वर्क इन प्रोग्रेस लेजर। अब ये एब्स्ट्रैक्ट बुक के अंदर डिटेल रहेगी कि मटेरियल कौन सा मंगाया था, उसकी कॉस्ट क्या थी। ये कॉस्ट हमारी जाएगी डब्ल्यूआईपी में उस जॉब की, हर जॉब के लिए अलग बनेगा ये। इनडायरेक्ट मटेरियल पोस्टेड टू ओवरहेड एक्सपेंस लेजर, अब जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है वो ओवरहेड लेजर में जाएगा। स्पेशल मटेरियल परचेज्ड वो डायरेक्ट जॉब को जाएगा, हमारे जॉब के लिए खास बाहर से ब्रेक लेकर आए सर, इसको लगा दो। सरप्लस मटेरियल, अब जो रिटर्न कर दिया है उसको हटा दो, वेरी सिंपल। या फिर जो ट्रांसफर किया है उसको भी हमारे से हटा दो, दूसरे में डाल दो। तो एकदम सिंपल है। हमारे लिए जो भी मटेरियल यूज किया हम स्टोर से डिटेल लेंगे, हम प्राइस ले लेंगे उसकी, और इनडायरेक्ट मटेरियल कुछ होगा वो लेंगे, हमारा स्पेसिफिक मटेरियल है तो वो लेंगे, हमने रिटर्न दिया तो निकाल देंगे हमारे में से, और हमने किसी और को ट्रांसफर किया तो हमारे में से निकाल के दूसरे जॉब में डाल देंगे। तो आपके हर जॉब का अपना स्पेसिफिक मटेरियल कॉस्ट तो आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स की कंफ्यूज स्टोर्स डेबिट नोट, स्टोर डेबिट नोट आपके स्टोर को रिटर्न किया तो आएगा, और ट्रांसफर नोट दूसरे को ट्रांसफर किया तो आएगा। तो यहां पे कंफ्यूजन मत होने देना, एमसीक्यू में देखिए आस्क यू दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हमारे जॉब के ऊपर समझो जॉब नंबर वी आर 1 2 3 4, 1 2 3 4 के अंदर लेबर किसने कितना कहां पे काम किया वो हम देखेंगे। फॉर लेबर कॉस्ट असर्टेनिंग, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो डायरेक्ट जॉब वाइज दे देंगे, भैया एक लेबर 1 घंटा 1 घंटा सब में काम किया डायरेक्ट दे दो। इनडायरेक्ट लेबर आपका स्टैंडिंग ऑर्डर में जो भी रहेगा वो कलेक्टेड अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर, अप्रोप्रिएट स्टैंडिंग ऑर्डर में जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर जो भी है, आइडल टाइम बुक्ड अगेन स्टैंडिंग ऑर्डर कोड, अगर किस लेबर का आइडल टाइम हुआ है कोई जॉब में वो भी स्टैंडिंग ऑर्डर में जाएगा, मतलब एक ओवरहेड का हम कलेक्शन कर रहे हैं अलग से। टाइम बुक्ड इज वैल्यूड एट अप्रोप्रिएट रेट एंटर्ड इन लेबर एब्स्ट्रैक्ट, अभी अगर कोई लेबर का आपके जॉब पे टाइम बुक हुआ है कि उसने आपके जॉब पे और आधा घंटा काम किया है, तो हम हमारे लेबर एब्स्ट्रैक्ट में ऐड कर देंगे। पीरियोडिकल टोटल ऑफ ईच जॉब पोस्टेड टू जॉब कार्ड, और फिर टोटल करेंगे कि भैया इसमें टोटल डायरेक्ट लेबर कितना है, हमारा टाइम लेबर बुक कितना हुआ, आइडल टाइम कितना हुआ, वो ऐड करो और उसको दे दो। आइडल टाइम कॉस्ट जो रहेगा वो आपके ओवरहेड एक्सपेंस लेजर में जाएगा, जैसे पिछली बार भी आपके इनडायरेक्ट मटेरियल गया था, वैसे आइडल टाइम का कॉस्ट आपके ओवरहेड एक्सपेंस लेजर में आएगा अंडर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग ऑर्डर, जस्ट लाइक इट वाज हियर एज वेल फॉर इनडायरेक्ट लेबर। अभी क्या करेंगे वैसे ही, अब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट चलेगा, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट चलेगा, स्पेसिफिक चीजें डायरेक्ट चले गई, जो ट्रांसफर हुआ मटेरियल हट गया, जो रिटर्न दिया वो हट गया। नाउ कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कलेक्टेड अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर, तो जैसे हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल भी इधर आ गया, इनडायरेक्ट लेबर भी इधर आ गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अंडर कॉस्ट अकाउंट नंबर, वो कॉस्टिंग अकाउंट नंबर में जाएगा, ये स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर में जाएगा क्योंकि वो सेलिंग वाला है। टोटल ओवरहेड्स अपॉर्शन टू सर्विस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन सुटेबल बेसिस, सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसिव फाइनली रीअपॉर्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब हम जैसे हमारा नॉर्मल एब्जॉर्प्शन हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करते हैं कि ओवरहेड्स को सारे डिपार्टमेंट में बांटते हैं, और जो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स है उनका वापस प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में बांटते हैं। और प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या करेगा, देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवरहेड देन अप्लाइड टू जॉब्स ऑन सम रियलिस्टिक बेसिस, तो ऐसे जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेंगे हमारे सबका एक अपना ओएआर आएगा, और फिर जो जॉब ने वो डिपार्टमेंट का जितना टाइम लिया, कोई भी बेसिस टाइम लिया, मशीनरी लिया, यूनिट्स लिया, जो भी है वो बेसिस पे हम बांट देंगे। सो इट हैपेंस लाइक अ नॉर्मल कॉस्टिंग, बट ओनली थिंग इज व्हाट गाइस हियर, एकदम लॉजिकल याद रखो, हर जॉब का अलग होगा, जिसने जो मटेरियल यूज किया वैसा होगा। इंडियन हम सबका हमेशा की तरह ऐड करके नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब मटेरियल का अपना डायरेक्ट मटेरियल अलग रहेगा, अपना डायरेक्ट लेबर अलग रहेगा, और दोस्तों अपना अपना ओवरहेड भी अलग रहेगा। तो वैसे ही ओवरहेड का पूरा काम वैसे ही करेंगे, अलॉटमेंट, अपॉर्चुनमेंट, रीअपॉर्चुनमेंट, और जो फाइनल आएगा वो हमारे जॉब्स को हम बांटेंगे, जैसे जैसे जिसने जिसने जो जो जॉब ने जो यूज किया है। आर यू ऑल गेटिंग इट एवरीवन? यस। Now see, remember, different absorption basis gives different overhead amounts, hence different job total as well. तो अब जो भी आप बेसिस लोगे, ऑब्वियसली सर जो बेसिस लोगे वो हिसाब से आपका ओवरहेड का अमाउंट जाएगा। दिस इज वाई ओवरहेड एब्जॉर्प्शन अंडर जॉब कॉस्टिंग इज एसेंशियली आर्बिट्री, और यही चीज है इसी वजह देखो, हर जॉब में आप जो भी बेसिस लोगे अलग, अगर मैंने डायरेक्ट लेबर लिया तो ओवरहेड अलग तरीके से बटेगा, मैंने परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट लिया तो ओवरहेड अलग तरीके से बटेगा, मैंने मशीनरी लिया तो ओवरहेड अलग तरीके से बटेगा, और इसी वजह से आपका जो ओवरहेड एलोकेशन होता है वो आर्बिट्री होता है। और ये कभी कभी इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूरेटली अब्सॉर्बिंग ओवरहेड कॉस्ट of different cost center in each job is difficult under job costing because expenses cannot given to particularly job directly, hence they are arbitrary, क्योंकि आपके जो ओवरहेड्स है ये आप डायरेक्ट नहीं दे सकते बिकॉज ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आर्बिट्री दे रहे हैं उनको, कोई बेसिस पे दे रहे हैं, वो बेसिस 100% रहेगा सही वो जरूरी नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी मच एक्यूरेट। ओके, प्लीज रीड दिस बोथ पार्ट एवरीवन। यस।
Okay, now very important, treatment of spoiled and defective work. Now understand the difference between spoiled and defective work. सबसे पहले कभी कभी एमसीक्यू में आपको पूछते हैं, प्रोडक्शन टोटली रिजेक्टेड, स्पॉइल्ड मतलब भैया खराब हो गया है, पूरा सड़ गया है, जो स्पॉइल्ड, जो आप कभी यूज कर ही नहीं सकते हो, कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। देखो ना, दिस ब्रेड हैज स्पॉइल्ड, आपको ब्रेड को आपके खाते हो क्या बचे हुए पार्ट को, नहीं, इट्स स्पॉइल्ड। बट डिफेक्टिव मतलब क्या, प्रोडक्शन कैन नॉट बी परफेक्टली एज सेलेबल प्रोडक्ट बट कैन बी रेक्टिफाइड विद एडिशनल एक्सपेंडिचर। तो डिफेक्टिव में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है, थोड़ा आप ठीक करो और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करो, वो ठीक हो जाएगा। स्पॉइल्ड इज टोटली रिजेक्टेड, डिफेक्टिव कैन बी स्टिल यूज्ड। Over time, a normal rate of defective can be worked out for each manufacturing process. Representing defect a process shall produce in spite of due care. तो एक आप इसमें नॉर्मल निकाल सकते हो, हर प्रोसेस में डिफेक्टिव तो होता है, तो एक नॉर्मल टाइम निकाल सकते हो कि नॉर्मली कितना इसमें डिफेक्टिव होता है। Now see, circumstances and treatment, very very important. Percentage of defective work is allowed in a batch, unavoidable है, that actual defectiveness is normal limit. मतलब हमने सोचा कि भैया इतना 10% तो डिफेक्टिव होता ही होता है, कुछ भी कर लो सर, that's under normal limit. तो under normal limit है तो cost of rectification will be charged to the whole job. डिफेक्टिव वर्क नॉट, देखो हमें हमेशा हमारा कॉस्टिंग का तो एक नारा है, नॉर्मल है तो कॉस्ट में लगने दो, एबनॉर्मल है तो पीएनडल में जाने दो कॉस्टिंग। सिमिलरली अगर मेरा डिफेक्टिव वर्क नॉर्मल में है तो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट जो भी है वो मेरे जॉब को लगा दो, सेम एज अबाउ। बट एक्चुअल डिफेक्टिव सब्सटेंशियली एक्सीड द नॉर्मल, एक्चुअल डिफेक्टिव एक्सीड द नॉर्मल मतलब यहां पे आपका एबनॉर्मल भी है, तो ये जो भी एक्सेस है तो आप ये कहां डालोगे, एबनॉर्मल। नॉर्मल को जॉब में जाने दो, एक्सेस जो एबनॉर्मल है उसको आपके कॉस्टिंग पेंडल में जाने दो। डिफेक्ट ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप, एबनॉर्मल कॉस्ट, वर्क रिटर्न ऑफ इन लॉस एज लॉस्ट इन कॉस्टिंग पेंडल अनलेस रिकवरेबल फ्रॉम द वर्कमैन। अगर अभी आप किसी आदमी के गलती की वजह से हुआ है तो ये हमेशा थोड़ी करता है बेचारा गलती, एबनॉर्मल है, कॉस्टिंग पेंडल में जान दो। लेकिन अगर आपके यहाँ पे कुछ रूल्स है कि आप वो आदमी से पूरा पैसा वापस लेते हो, वसूल करते हो, तो फिर ये बात अलग, तो फिर उसको कॉस्टिंग पेंडल मत जाने देना। इफ मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड अ नॉर्मल परसेंट ऑफ सच डिफेक्टिव दैट प्रोवाइडेड फॉर पोर्शन ट्रीटेड एज नॉर्मल, और बचा हुआ एबनॉर्मल, तो अगर लेकिन उसमें भी ऐसा है कि भैया 5% तो मानते गलती होती है पर उसने 15% कर दी, तो 5% को नॉर्मल जॉब में जाने दो, 10% को जो एक्स्ट्रा एबनॉर्मल पार्ट है, सिर्फ एबनॉर्मल पार्ट को कॉस्टिंग पेंडल में जाने देने का, नॉर्मल पार्ट को हम हमारे नॉर्मल कॉस्टिंग में यूज करेंगे, हमारे जॉब में ऐड कर देंगे। डिफेक्टिव ड्यू टू इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट रॉन्गली एक्सेप्टिंग पुअर क्वालिटी। अब देखो गलती हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नहीं है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने गलत आइटम एक्सेप्ट कर लिया। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन चार्ज टू डिपार्टमेंट नॉट ट्रीटेड एज कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर बीइंग एबनॉर्मल रिटर्न ऑफ टू द कॉस्ट। वो डिपार्टमेंट को कॉस्ट चार्ज करेंगे डेबिट, और वो डिपार्टमेंट को कॉस्ट चार्ज करेंगे और हमारे कॉस्टिंग पेंडल में डाल देंगे, क्योंकि वो भी हमेशा नहीं होने वाला है। ओके, सो इस पूरे टेबल का एक सिंपल सारांश है कि अगर नॉर्मल लिमिट के अंदर है तो नॉर्मल वाला पार्ट जॉब में ऐड कर दो, एबनॉर्मल वाला पार्ट कॉस्टिंग पेंडल में जाने दो, सिंपल। Are you not clear with this once? See, one formula is given to you here. Normal percentage normal cost is your normal loss, or actual percentage normal cost is your actual loss. और अगर actual loss normal loss से ज्यादा है तो वो abnormal loss रहेगा। Are you all clear, everyone? ओके, नेक्स्ट। अभी जो मैंने बोला एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा है तो आपका एबनॉर्मल लॉस बन जाएगा। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रिजेक्शन इज अपॉर्शन बिटवीन नॉर्मल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोई रिजेक्शन है तो और वो रिजेक्शन को अगर हम बाद में जाके बेच रहे हैं तो इसको जो भी रियलाइजेबल वैल्यू रहेगा, जो भी स्क्रैप वैल्यू आपको मिलेगा, ये अगर आपको अगर नॉर्मल लॉस भी और एबनॉर्मल लॉस भी है तो इसको भी हम अपॉर्शन करेंगे नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में। ओके, सो वॉट एवर लॉस यू आर गेटिंग, नॉर्मल एबनॉर्मल, वो तो नॉर्मल रहेगा तो जॉब में ऐड करेंगे, एबनॉर्मल रहेगा तो कॉस्टिंग पेंडल में जाएगा। बट उससे आपको कुछ रियलाइजेबल वैल्यू मिल रही है ये लॉस से, तो इसको भी हम प्रोपोर्शनेट करेंगे, जो प्रोपोर्शन में नॉर्मल था नॉर्मल में से माइनस करो, जो प्रोपोर्शन में एबनॉर्मल था वो एबनॉर्मल में से माइनस करो। वन एग्जांपल आई हैव टेकन इट, वेरी ब्यूटीफुल अमेजिंग एग्जांपल जो आपको पूरा कांसेप्ट क्लियर कर देगा। सी हियर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ वर्क ऑर्डर इज 1 लाख, actual spoilage was 8% and normal was 2%. now understand here, तो देखो हमारा 1 लाख का प्रोडक्शन है, एक्चुअल स्पॉइलेज वॉज 8% विच इज 8,000 एंड इसमें नॉर्मल वॉज 2% विच इज 2,000। सो एबनॉर्मल कितना हुआ गाइस, 6,000 का हमारा एबनॉर्मल हुआ। नॉर्मल 8,000, एबनॉर्मल 6,000। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? सॉरी, नॉर्मल 2,000, एबनॉर्मल 6,000। ओके,
अब उन्होंने क्या बोला, आपको रिजेक्शन जो हुआ था उसका आपको रियलाइजेबल वैल्यू मिला 2000। अब ये जो हमें 2000 मिला हमारे रियलाइजेबल वैल्यू, इसको हम इनके प्रोपोर्शन में बांट देंगे। व्हाट इज प्रोपोर्शन? 2:6, तो 2000 इंटू 2 डिवाइड बाई 8। ऊपर नॉर्मल में आएगा 500 और एबनॉर्मल में आएगा 1500। आर गेटिंग इट? सिंपल एकदम। नॉर्मल जो भी प्रोपोर्शन है आपका, नॉर्मल जो भी लॉस है नॉर्मल में लो, एक्स्ट्रा जो भी हुआ वो एबनॉर्मल लॉस है। जो रियलाइजेबल वैल्यू है इसको हम इसी प्रोपोर्शन में 2:8 के ही प्रोपोर्शन में, जो प्रोपोर्शन में लॉस है उसमें बांट देंगे। तो सी, माय एक्चुअल लॉस इज 8000, नॉर्मल लॉस इज 2000, एबनॉर्मल लॉस इज 6000, और ये जो मेरा रियलाइजेबल वैल्यू है इसको 2:6 के प्रोपोर्शन में मैंने बांट दिया। नाउ व्हाट विल बी जर्नल एंट्री? कभी कभी आपको एग्जाम में इसके जर्नल एंट्री पूछा जाता है। देखो, सो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट जो हमें 2000 आए, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1500, नॉर्मल लॉस जो था हमारा 2000 माइनस 500 का रियलाइजेबल वैल्यू नेट 1500, कॉस्टिंग P&L 4000, एबनॉर्मल लॉस 6000, रियलाइजेबल वैल्यू 1500, दैट कम्स टू 4500, एंड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 8000। जस्ट गो थ्रू विद दिस। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एक 5-6 मार्क के लिए, कभी कभी 5 मार्क के लिए, और ये देखो आपको 5 स्टेप्स यहाँ पे दिया मैंने जो आप फॉलो करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। Read this question, everyone. Come on, go through this once. Very simple, very logical, and also see what is the common mistake. You always forget to apportion the scrap realizable value. हम बहुत सी बार जो realizable value आई है इसको हम बाइफरकेट करना भूल जाते हैं। हम इसको पूरा एबनॉर्मल में ले लेते हैं या कभी कभी नॉर्मल ले लेते हैं। नहीं, इसको भी आपको प्रोपोर्शनेट देना है, नॉर्मल और एबनॉर्मल के। आर यू ऑल क्लियर विद दिस एवरीवन? सी, okay, for the rule, if defective are inherent in manufacturing process, rectification cost can may be charged to specific job। और डिफेक्टिव होता ही है तो फिर उसको आप अपने जॉब में चार्ज कर दो, मतलब नॉर्मली है। इफ डिफेक्टिव कैनॉट बी आइडेंटिफाइड विद एनी जॉब, रेक्टिफिकेशन विल बी गो अंडर योर फैक्ट्री ओवरहेड्स। abnormal defective always return off to the profit P&L, costing P&L। now what we are going to do accounting of this job in job costing control account में आप कैसे अकाउंटिंग करोगे? It is an extension to what we have learned in your process in your cost accounting ledgers। now see, this is a cost ledger, integrated और integrated, topic 13 जो हमने ऑलरेडी देखा। ICAI frequently gives 2 to 3 मार्क्स जर्नल एंट्री। आपको कभी कभी जर्नल एंट्री पूछते जैसे आपने ऊपर किया। सी, तो परचेज, अगर आपने मटेरियल परचेज किया है तो स्टोर्स में आएगा डेबिट, कॉस्ट लेजर में जाएगा क्रेडिट। डायरेक्ट मटेरियल इशू टू जॉब, जॉब में इशू किया तो WIP डेबिट, कॉस्ट लेजर, स्टोर्स लेजर में से निकल जाएगा। ओके, आया तो स्टोर्स में जाएगा और गया तो डेबिट होगा और गया तो क्रेडिट हो जाएगा। रिटर्न ऑफ मटेरियल, मटेरियल रिटर्न हुआ है तो वापस स्टोर्स में आ जाएगा और WIP में से निकल जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल कॉस्टिंग फ्लो रहने दो। रिटर्न ऑफ मटेरियल टू सप्लायर्स तो वापस स्टोर से गया और ये कहा कॉस्टिंग ले, कॉस्ट लेजर में से भी निकल जाएगा जो पहले आपने डाला था जब आया था तब। देखो ये 5 एंट्री वही घुमा घुमा गया और कुछ अलग नहीं है, इसमें कोई नया अकाउंट नहीं है। नाउ इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा और स्टोर्स लेजर से निकलेगा। मटेरियल है इसलिए स्टोर से तो गया लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, WIP में नहीं जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट है। वैसे ही वेजेस पेड तो कॉस्ट लेजर, वेजेस अकाउंट डेबिट, कॉस्ट लेजर क्रेडिट। डायरेक्ट वेजेस जॉब को लगाए तो WIP डेबिट और वेजेस को क्रेडिट कर दो। इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड को डेबिट, वेजेस को क्रेडिट कर दो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड, अब ये वेजेस का पार्ट हुआ आपका ये। सो सी, I'll basically divide this into parts. This first part was your material part. This next part was your labor part. This was direct material, direct नहीं indirect भी था इसमें। This was your material part. This was your labor part. Third is your expenses part. Now direct indirect expense है तो ओवरहेड में जाएगा और कॉस्ट लेजर में क्रेडिट होगा। जो भी एक्सपेंसेस आपके क्रॉस चेक में क्रेडिट होंगे आपके। चार्जिंग ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड आप चार्ज कर रहे हो तो वापस WIP में आ गया क्योंकि आपने ओवरहेड चार्ज किया और आपके फैक्ट्री ओवरहेड से निकल जाएगा जो आपने अभी तक जमा किया था सब। टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीटेड, कॉस्ट कंप्लीट हो गया पूरा जॉब का, WIP से निकाल दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दो। ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ सेल्स टू कॉस्टिंग P&L, कॉस्टिंग P&L में डाला है तो डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। एंड लास्ट सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब कंप्लीटेड, कॉस्टिंग लेजर में अब फाइनल सेल्स वैल्यू तो कॉस्टिंग लेजर में डेबिट और कॉस्टिंग P&L में आपका क्रेडिट।
ओके, जस्ट गो थ्रू दिस लास्ट थ्री, बाकी तो एकदम सिंपल है। हमारे जो पहले का हमने अकाउंटिंग देखा था उसमें ये सारी चीज देखी हुई अपन ने। रिमेंबर, बैलेंस ऑफ कॉस्टिंग P&L आफ्टर एंट्री 12 एंड 13 विल गिव यू फाइनल प्रॉफिट और लॉस। सब कुछ फाइनल पोजीशन होने के बाद आपका प्रॉफिट मिलेगा। द बैलेंस ऑफ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इज कैरिड फॉरवर्ड यूज्ड टू ड्रॉ द ट्रायल बैलेंस ऑफ द कॉस्ट लेजर। शॉर्टकट सी व्हाट मेमोरी फ्लो आई गिवन यू हियर, सिंपल। परचेज से स्टोर्स में आएगा, स्टोर से डब्ल्यूआईपी में जाएगा, डब्ल्यूआईपी में कुछ डब्ल्यूआईपी ओवरहेड में भी जाएगा, वहां से आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा, वहां से कॉस्टिंग P&L में, एंड बैक टू कॉस्टिंग लेजर वाया सेल्स अकाउंट। Are you clear, everyone? Just go through the flow once. Now see one job sheet illustration I've given you for selling price. Type of ICI question which asks given per unit shop floor cost data plus trading P&L extract. Prepare the job sheet. Recalculate the job overhead cost. तो सी सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप वन, लिस्ट द प्राइम कॉस्ट गिवन टू द जॉब। जो भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पहले प्राइम कॉस्ट को ऐड कर दो। आपको पूरा कॉस्टिंग P&L बनाना कैसे, यहाँ पे वो स्टेप्स दिए। फ्रॉम द P&L एक्सट्रैक्ट वर्कआउट ओवरहेड रिकवरी रेट, और आपको एक P&L का एक्सट्रैक्ट दिया, वहां से आपका ओवरहेड का रिकवरी रेट निकालो। दैट इज नथिंग बट योर डिपार्टमेंट ओवरहेड डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंट वेजेस इनटू 100। अप्लाई दिस परसेंटेज टू जॉब्स डिपार्टमेंट वाइज डायरेक्ट वेजेस टू जॉब ओवरहेड। अभी ये जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आपका आ गया है, अभी जो ओवरहेड रेट आपको मिला है जो लेबर बेस्ड होगा वो आप ऐड कर दो। वर्कआउट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवरी रेट, वैसे ही सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का भी ओवरहेड रिकवरी रेट निकालो, वो भी लगा दो। टोटल कॉस्ट इज ऑल योर वर्क्स कॉस्ट प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट डिजायर्ड प्रॉफिट टू गेट द सेलिंग प्राइस। तो सिंपल, प्राइम कॉस्ट को लो, ओवरहेड रेट निकालो आपके P&L से, वो लगा दो। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड रेट लगाओ, वो निकालो, वो लगा दो, एंड मेक योर फाइनल कॉस्टिंग हियर। एड योर प्रॉफिट व्हाट इज एक्सपेक्टेड, कॉस्ट क्या दिया तो कॉस्ट पे ले लो, सेलिंग का दिया तो कन्वर्ट करके लो, एंड यू गेट योर सेलिंग प्राइस। What are your formulas? Very simple. Department overhead rate is department overhead divided by direct wages. Selling overhead rate is selling total expense divided by work cost. क्योंकि याद रखना, selling overhead आपको बहुत सी बार वर्क कॉस्ट के परसेंटेज में दिया रहता है। Are you getting it everyone? कॉमन मिस्टेक जो आपको मैंने ऊपर बोला है, बहुत सी बार क्या होता है, अपने कॉस्ट कैलकुलेट किया है और प्रॉफिट अगर आपको सेलिंग के बेसिस पे दिया, आप वो उसको ही ले लेते हो। नहीं, सेलिंग के बेसिस पे दिया तो उसको कन्वर्ट करो, 1/4 है तो 1/3 करो, 1/5 है तो 1/4 करो, 1/6 है तो 1/5 करो, एंड देन ऐड द प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट। See one example I've taken here, pay attention. One good example, a basic example again for your concept clearance. Job data, material 70 का है, wages 18 hours at 2.5, so wages is 45, okay. X डिपार्टमेंट का 8, Y डिपार्टमेंट का 6, Z डिपार्टमेंट का 4 hours. Chargeable expenses 5. So now here itself my prime cost is very clear 120. Are you getting it? Prime cost is very clear 120. अब देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है, X डिपार्टमेंट का, अब ये P&L से हमें डिटेल मिला हुआ है, डिपार्टमेंट X का टोटल कॉस्ट है 10,000, ओवरहेड है 5,000, रेट कितना आया 50%, तो X डिपार्टमेंट का 50% रेट है, ओके। Y डिपार्टमेंट का 75% रेट है और Z डिपार्टमेंट का 25% रेट है। नो अंडरस्टैंड फर्दर। अब देखो कंडीशन हियर, अब देखो हमें यहां पे क्या बताया था, वेजेस 18 आवर्स था 2.5, एक्स का कितना 8 आवर्स था, सो पेडिशन हियर आई विल जस्ट पुट इट डाउन हियर दैट एज वेल। तो 2.5 इंटू 8 ये आया इसका 20, नीचे लिखता हूं मैं, वेट, यहां से आया 20, 6 इंटू 2.5 इनका आया 15 का, और Z4 इंटू 2.5 दैट कम्स टू 10। इस तरीके से हमारा टोटल वेजेस आया 20, 35, 45। करेक्ट एवरीवन, ये क्लियर है। अब ओवरहेड रेट जो, ये तो प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट तो हमारी 120 है, ये क्लियर हो गया टोटल, सब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के। बट अब आपके जो ये ओवरहेड्स है ये भी हमारे लेबर कॉस्ट के बेसिस पे दिया हुआ है। तो डिपार्टमेंट एक्स का 50% है, तो दिस इसका 50%, दिस कम्स टू 10। डिपार्टमेंट वाई का 75% है, इसका 75%, दैट कम्स टू 11.25, और डिपार्टमेंट जेड का 25% है, इसका 25%, दैट कम्स टू 2.5। सो माय टोटल ओवरहेड्स इज हाउ मच गाइस, 10 प्लस 11.25 प्लस 2.5, my total overhead is 13.75, my prime cost is 120, so my total cost becomes 133, 13 क्यों है, मैंने 20, एक मिनट, 13 नहीं, सॉरी, 10, 11, 2.5,
23.5, 23, 13 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 23.75 रहेगा। ओके, सो माय टोटल कॉस्ट कम्स टू 143.75. नाउ फर्दर व्हाट दे हैव गिवन, selling expense rate is given to you, which is 20,000 divided by 2 lakh units, which is 10% of works cost. आपको दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंस जो आपका ये 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है, तो ये वर्क्स कॉस्ट का 10% आएगा मेरा सेलिंग एक्सपेंस। 10% इज 114.37, सो माय टोटल कॉस्ट कम्स टू 158.13। अब इसके ऊपर मैं मेरा कॉस्ट ऐड करूंगा, से प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, so 20% of cost is my profit, which is 31.624, and my final selling price is 189.754. This is my selling price. Total cost, profit. Are you understanding, guys? तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे कॉस्टिंग होती है। अगर आपको यहाँ पे कभी दिया हुआ इन जॉब कॉस्टिंग, तो हमें क्या करना है, पहले बहुत सी बार यहाँ पे गड़बड़ क्या होती सी, हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमने लेबर को ऑलरेडी एक बार लिया है, या हम यहाँ पे इतना सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं लेबर का, तो हम डायरेक्ट लेबर लेना ही भूल जाते हैं। तो ऐसा मत करो, हमेशा पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लो, आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। अब इसके बाद कैलकुलेशन करो जो भी आपके ओवरहेड्स आएंगे, फिर उसके बाद आपका आएगा आपका वर्क्स कॉस्ट, फिर आपका सेलिंग ओवरहेड ऐड करो, फिर आएगा टोटल कॉस्ट, फिर आपका प्रॉफिट ऐड करो, एंड देन यू विल गेट योर सेलिंग प्राइस। सो गो इन दिस फ्लो। तो इसमें क्या होगा ना, ये आपके ऊपर इसको भूलने की आशंका कम हो जाएगी ना। तो जोश जोश में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इससे चालू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हम ओवरहेड्स ही लेते हैं और ये ऊपर का भूल जाता है। तो ऐसा मत करना, टोटल कॉस्ट बोला है तो सब कुछ लो। आई होप दिस कंसेप्ट एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी क्लियर फॉर यू। आई विल टेक सच क्वेश्चन एज वेल इन आवर एग्जाम। सी, डबल चेक वेदर डायरेक्ट वेज रेट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट। ये चेक कर लेना, नहीं तो कहीं कहीं पे आपको अलग अलग रेट दिया तो अलग अलग रेट लेना मत भूलना। नाउ सी, जॉब कॉस्टिंग वर्सेस प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग व्हिच यू आर गोइंग टू सी टुमारो। जॉब कॉस्टिंग कैरिड आउट द प्रोडक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर। प्रोसेस कॉस्टिंग में होमोजेनियस प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोसेस से जा रहा है, यहां पे एक स्पेसिफिक अलग से ऑर्डर दी है। कॉस्ट फॉर ईच जॉब इज डिफरेंट। यहां पे कॉस्ट आपका टाइम बेसिस पे होता है, जो जितने प्रोसेस में ले रहा है। सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ईच जॉब, लूज इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ नहीं, यहां पे सारा प्रोसेस का आइडेंटिटी रहेगा। Each job is numbered, unit of process is at average cost। हम हर एक प्रोसेस को एवरेज कॉस्ट में लाते हैं यहां पर। When job is completed, we calculate the cost. We calculate cost at the end of the cost period। पूरा पीरियड खत्म होने के बाद ही हम ऐड करते हैं, क्योंकि तभी हमको पूरा प्रोसेस का कॉस्ट पता चलता है। प्रोडक्शन नॉट कंटिन्यूअस, मोर मैनेजरियल अटेंशन नीडेड। क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पे जब आपको ऑर्डर आएगी, जो भी आपके हिसाब से ऑर्डर आएगी, वो हिसाब से हम यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे। बट यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज चीज है, स्टैंडर्ड चलता ही रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा मैनेजरियल कंट्रोल कम लगेगा। गो थ्रू विद दिस वंस, समटाइम दिस इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन फॉर यू, एटलीस्ट रिमेंबर 4 to 5 पॉइंट फ्रॉम दिस। Are you all clear, everyone? Great. See, job versus batch. In a job, a single job is a cost unit. In batch, a complete batch is a cost unit. That's a major difference. Spoiled versus defective. अपन ने देखा, spoiled is totally rejected. वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता. Defective ठीक हो जाएगा, और स्टैंडर्ड से नहीं है, ठीक हम कर सकते हैं। नॉर्मल विच इज एक्सपेक्टेड, ये तो हम कितनी बार देख लिया है, विच इज नॉट योर एज एक्सपेक्टेड, ये कॉस्टिंग पेंडल में जाएगा, ये आपके बैच को चार्ज हो जाएगा। राइट एवरीवन? Now see the advantages of job costing. Pay attention here. Direct material, direct labor, overhead costs are every job is available for control. अब ये आप जैसे direct material, direct labor कंट्रोल करोगे, जॉब का कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ईच जॉब कैन बी डिराइव्ड। हर जॉब में पता है आपको प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, नहीं है तो आप बंद कर सकते हो। प्रोडक्शन प्लानिंग आपकी सही से हो पाएगी, क्योंकि आपका जॉब आपका पहले से पूरा क्लैरिटी है, आपको कब क्या कितना चीज लगने वाला है। बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन बी अप्लाइड, एंड स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव कैन बी आइडेंटिफाइड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे आपकी जिसकी भी गलती है, जो भी आपके डिफेक्टिव हो रहा है या फिर आपका स्पॉइलेज हो रहा है, ये आप क्लियर कट देख सकते हो किसी गलती की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा जॉब कौन बना रहा है।
डिसएडवांटेज कॉस्टली एंड लेबरियस, क्योंकि सबका अलग अलग काम करना है तो बहुत लेबरियस काम है। लॉट ऑफ क्लेरिकल वर्क, सबका कैलकुलेट करते बैठो। नॉट सुटेबल फॉर इंफ्लेमेटरी कंडीशंस, जब कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि हम जब बनाएंगे आपको आपने जब आपको दिया होगा सामने वाले को अपने एक एस्टिमेट, और जब आप करना चालू कर रहे हो उसमें डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि कॉस्ट सब चीज की बढ़ गई है। प्रीवियस कॉस्ट रिकॉर्ड बिकम मीनिंगलेस, क्योंकि पिछला कुछ काम का नहीं, क्योंकि हर जॉब अपने आप में अलग है। कॉस्ट डिटर्मिनेशन इज टाइम कंज्यूमिंग एज ईच जॉब इज कॉस्टली कॉस्ट सेपरेटली, तो फिर सबका कॉस्ट कैलकुलेट करो, इसको अलग से दो, अलग से कैलकुलेट करो, कैन बी अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर जॉब कॉस्टिंग गाइस। इन दिस जॉब कॉस्टिंग स्पेसिफिकली आप याद रखना कि आपके जॉब की टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने आपको यहाँ पे ऊपर एक एग्जांपल लिया ना, बस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर व्हिच कुड बी चैलेंजिंग फॉर यू। बाकी तो यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग में चीजें सिंपल रहेगी, क्योंकि आपको सारी डिटेल दी जाती है, हमें सिर्फ एड अप करना है, दैट्स इट। सी व्हाट कुड बी एमसीक्यू टाइप गाइस। सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग फॉर डाइवर्स प्रोडक्ट, ओके, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए जो कॉस्टिंग रहेगा क्या रहेगा, वो जॉब कॉस्टिंग रहेगा। लिस्ट ऑफ मटेरियल स्टोर्स फॉर कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक जॉब, प्लीज रिमेंबर इट्स बिल ऑफ मटेरियल, नॉट बिन कार्ड, नॉट मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। बिल ऑफ मटेरियल आपको देगा कि कौन से मटेरियल, कौन से जॉब में क्या मटेरियल चाहिए। जॉब कॉस्टिंग वर्सेस बैच कॉस्टिंग, ओनली डिफरेंस इज कॉस्ट यूनिट, बाकी सब सेम है, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग में आपका जॉब एक कॉस्ट यूनिट बन जाता है, बैच कॉस्टिंग में हमारा पूरा बैच कॉस्ट यूनिट बनता है, बाकी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट वो वही रहने वाला है, भाई टोटल कॉस्ट एक ही है। जॉब कॉस्ट शीट मे बी यूज फॉर एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑफ जॉब, ट्रू, क्योंकि यहां पे आपको पता चल जाता है कितना कॉस्ट और प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। जॉब कॉस्टिंग कैन बी यूज्ड along with standard costing and marginal costing, both false statement trap say it cannot. Okay, job costing can be used along with standard costing and marginal costing. Okay, wait a minute. See, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं कर सकते हैं, सो बहुत नहीं आएगा, सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहेगा तो हम वो यूज कर सकते हैं। Common mistake, you mix up with bill of material with your material requisition slip. Material requisition slip is just a authorization of your material to draw it. Bill of material is detail specifying all the details of the material. तो ये एक चीज याद रखना। Forwarding that a production order is internal of manufacturing instruction. Okay, और production order भी internal चीज है, ये कोई बाहर वालों के लिए नहीं है, not literally an order issued from customer, ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्शन में हमें कितना बनाना है उसकी चीज है। PO प्रोडक्शन ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर में डिफरेंस है, परचेज ऑर्डर आपके सेल्स का डिटेल बताता है, प्रोडक्शन ऑर्डर हमने कितना बनाना है हमारा डिटेल बताता है। ओके, सो देयर कुड बी एन एग्जाम ऑफ क्वेश्चन ऑफ जॉब शीट, जिसके अंदर आप पहले प्राइम कॉस्ट लोगे, फिर ओवरहेड रेट निकालोगे आपके P&L में से जो भी रेट दिया हुआ है, यू विल चार्ज द रेट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का रेट लगाओगे, यू विल चार्ज दैट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट जनरली, एंड देन यू विल ऐड द प्रॉफिट मार्जिन टू गेट द सेल्स प्राइस। कभी कभी आपको डिफेक्टिव स्पॉइलेज के लिए दिया होता है, तो कंप्यूट द एक्चुअल लॉस, नॉर्मल लॉस, जो एबनॉर्मल लॉस आएगा, अब जो आपका रियलाइजेशन है उसको आप इन दोनों में बांट दो, और फिर जो नेट रहेगा एबनॉर्मल का कॉस्ट शीट में जाने देना, नॉर्मल का आपके इसमें ऐड कर देना। एंट्री अपन ने एक क्वेश्चन ऐसा देखा है। एंड देन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, ट्रांजैक्शन देखो, परचेज इश्यू रिटर्न किस चीज का है, एंड देन जस्ट गो फॉर द जर्नल एंट्रीज, जो मैंने आपको ऊपर लिस्ट बना के दी सारी एंट्रीज की। आर यू ऑल क्लियर विद दिस गाइस एवरीवन? ओके, दैट्स इट। आई हैव जस्ट गिवन यू रैपिड फायर पॉइंट्स, ताकि आप फटाफट वापस कुछ रिवाइज कर सको। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जहां पे दिए हुए हैं, और 5 मिस्टेक्स जो आपको एक बार वापस पढ़ना है दोस्तों, और एग्जाम के पहले याद रखना कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करना। ये खास मैंने सीन, दिस नोट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड जस्ट इन सच अ वे दैट दिस विल हेल्प यू फॉर योर लास्ट डे रिवीजन फॉर ऑल द थ्योरी पार्ट। ओके, सो प्लीज आप इसको इसी तरीके से लेना। क्वेश्चंस के लिए हम टॉप 100 क्वेश्चन अलग से देखेंगे, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप इस May 27 एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ में पास हो जाओ। ओके, नोट्स कहां पे मिलेगी वो तो आपको मैंने ऑलरेडी डिटेल दी हुई गाइस, यू कैन गो देयर एंड यू कैन टेक योर नोट्स जस्ट बाय स्कैनिंग द QR कोड और टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। And if you have any doubt, please meet me on 10th, 20th and 30th. We have your live Zoom session every 10th, 20th and 30th. If required more, we can have more of them as well. Plus, कैसा लगा आपको लेक्चर? Please comment it down and let me know. That's it. With this, we'll stop here. Thank you so much. See you tomorrow with our next upcoming chapter. Bye bye. Take care.